सभी को नमस्कार। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। अब देखिए, पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में, और हम पढ़ रहे थे प्रमाप विचलन, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। किसकी बात हो रही थी भी? प्रमाप विचलन, या किसकी बात हो रही थी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। प्रमाप विचलन या किसकी बात करें हम? स्टैंडर्ड डेविएशन की। प्रमाप विचलन या किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा देखिएगा, हम फॉर्मूला पढ़ के आ गए, क्वेश्चंस कैसे करते हैं उस पर हम बात करके आ गए। हमने सीरीज के लिए बात कर ली कि कंटिन्यूअस होगी तो क्या होगा सर? कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा कि जब एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना ही डिफरेंस आता है, और जब व्यक्तिगत होगी तो सिंपल फॉर्मूला है ही अपने पास। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कंबाइंड का भी ज्ञात किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कंबाइंड का। कंबाइंड का मतलब सामूहिक प्रमाप विचलन। किसकी बात हो रही है? सामूहिक प्रमाप विचलन की। तो देखो, सामूहिक प्रमाप विचलन क्या होगा देखिएगा। सामूहिक प्रमाप विचलन, सामूहिक प्रमाप विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसकी बात हो रही है? सामूहिक प्रमाप विचलन, या किसकी बात हो रही है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सामूहिक प्रमाप विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सर, सामूहिक प्रमाप विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो क्या होगा? अब सामूहिक में आप भली भांति जानते हो, सामूहिक में आप भली भांति जानते हो कि क्या होता है? दो ग्रुप होते हैं अपने पास। क्या होंगे? दो ग्रुप होंगे। अब जो दो ग्रुप होंगे, एक पहला ग्रुप को ए मान लेते हैं और दूसरे ग्रुप को अपन क्या मान लेते हैं? बी। और इन ग्रुप्स का क्या मान लेते हैं? मान लो पहले में ऑब्जर्वेशन कितनी है? n1, दूसरे में ऑब्जर्वेशन कितनी है? n2। पहले का समांतर माध्य किया x1 बार, दूसरे का समांतर माध्य किया x2 बार, और इसका प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मान ले पहला ग्रुप का आ गया σ1 और दूसरे का क्या आ गया आपके पास? σ2। दो ग्रुप की बात करें तो σ1 और किसकी बात हो गई? σ2 की। ठीक है। अब जो फॉर्मूला बनता है, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या फॉर्मूला बनता है देखिएगा। कंबाइंड का जो फॉर्मूला बनता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कंबाइंड की। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो अंडर रूट तो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं कंबाइंड की। और फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा फॉर्मूले में आपको क्या रखना है? ध्यान। फॉर्मूला बनेगा n1, पहले के अंदर कितना है? n1, फिर क्या होगा? σ1 स्क्वायर, और प्लस क्या होता है बेटा? d1 स्क्वायर, प्लस n2, और ये होगा आपके पास σ2 स्क्वायर, और प्लस कितना होगा आपके पास? d2 स्क्वायर। यही बनेगा। और भाग किया, डिवाइड किसका होता है? n1 प्लस किसका होगा बेटा? n2 का। अब बोलो सर d1 क्या आ गया ये? तो d1 d2 क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ। d1 होगा आपके पास x माइनस x1 बार, और d2 का मतलब होगा सर, d2 का मतलब होगा x माइनस x2 बार। कि इस वाले से ये d2 निकाल लेंगे, इस वाले से क्या फाइंड आउट कर लेंगे? d1। नोट कीजिएगा, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता ऑप्शन में, तो डायरेक्ट जब फॉर्मूला पूछे तो आपको इस फॉर्मूले के आधार पे चलना है। हुआ नोट सबका? हुआ नोट भी सबका? तो ये किसकी बात हुई? कंबाइंड की। किसकी बात हुई? कंबाइंड की। ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपकिरण के माप। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अपकिरण के माप या मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम जो पढ़ रहे हैं, अपकिरण के माप जो हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, रेंज पढ़ ली हम लोगों ने। रेंज के बाद हमने चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? माध्य विचलन या मीन डेविएशन हमने पढ़ लिया। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बोले सर, इसमें आदर्श माप कौन सा, आइडियल मेजर कौन सा है? किसकी बात हो रही है? आदर्श माप की है। किसकी बात हो रही है? आइडियल मेजर की। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो प्रमाप विचलन है, अपकिरण के कितने माप पढ़े अपन ने? 4। तो जो 4 जो मेजर हमने पढ़े हैं, उस स्थिति में क्या होगा?
जो 4 मेजर हमने पढ़े उनमें से सबसे आदर्श सबसे आइडियल कौन है? तो सबसे आदर्श से आइडियल कौन होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिखिएगा अपकिरण के मापों में, अपकिरण के मापों में, अपकिरण के मापों में, अपकिरण के मापों में परमाप विचलन, अपकिरण के मापों में परमाप विचलन सबसे आदर्श माप है, सबसे आदर्श माप है, सबसे आदर्श माप है। इन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन इज, इन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आइडियल मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आइडियल मेजर। क्लियर बात यहां तक? यहां तक क्लियर भी? चलिए जी, इसके बाद एक वर्ड आता अपने पास, इसके बाद एक शब्द और पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम होता है आपके पास विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला भी पूछ लेता है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है। विचरण गुणांक किसकी बात हो रही है? विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे सीवी कहते हैं शॉर्ट में। विचरण गुणांक किसकी बात हो रही है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीवी कहते हैं। हेडिंग लगाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भी? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीवी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीवी कहते हैं। अब सीवी होता क्या है सर? सीवी होता है आपके पास सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार, और इनटू कितना होता है आपके पास? 100। सिग्मा अपॉन कितना होता है? एक्स बार, और इनटू कितना होगा आपके पास? 100। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। सीवी इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन कितना होगा? एक्स बार इनटू कितना होगा? 100। सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू कितना होगा? 100। ठीक है। अब देखो, विचरण गुणांक का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। वेरिएशन किसका बताता है? डेटा का। वेरिएशन किसका बताता है? विचरण किसका बताता है? डेटा का। तो डेटा का विचरण जितना कम होगा, डेटा बिल्कुल नज़दीक रहेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जिस डेटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो डेटा उतना ही स्थायी होगा। तो लिखिएगा, एक नोट लगा के नीचे लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। जिन संख्याओं के लिए, जिन संख्याओं के लिए विचरण गुणांक का मान कम होगा, जिन संख्याओं के लिए विचरण गुणांक का मान कम होगा, जिन संख्याओं के लिए विचरण गुणांक का मान कम होगा, जिन संख्याओं के लिए विचरण गुणांक का मान कम होगा, वे संख्याएं या वो श्रेणी उतनी ही स्थायी होगी, वो श्रेणी उतनी ही स्थायी होगी। लेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएबल, लेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कॉमा डेटा इज मोर स्टेबल, डेटा इज मोर स्टेबल। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके चले, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो जैसे एक कोई डेटा दिया हुआ है ए और एक कोई श्रेणी या सीरीज डेटा किसका है? बी का। मान लो इसका x1 बार दे दिया आपको कितना? x1 बार आपको दे दिया 100 और सिग्मा कितना दे दिया आपको? 200। सिग्मा कितना दे दिया आपको? 200। और यहाँ देखें तो मान लो x2 बार दे दिया आपको, x2 बार दे दिया मान लो कोई 200 और सिग्मा आपको कितना दे दिया? 300। सिग्मा आपको कितना दिया हुआ है? 300। ठीक है। अब इसका सीवी ज्ञात करते हैं ए सीरीज का। ए जो सीरीज है उसका अगर सीवी ज्ञात करें तो सिग्मा मतलब 200 अपॉन कितना हो गया? 100 और इनटू कितना हो गया? 100। तो इसका सीवी तो कितना आ रहा है? 200। इसका सीवी तो कितना आ रहा है? 200। इधर अगर बात करें इसका सीवी देखें कौन सी सीरीज का? बी सीरीज का। तो बी सीरीज का जो सीवी है सिग्मा कितना है? 300। सिग्मा कितना है? 300 अपॉन एक्स बार कितना है? 200 और इनटू कितना हो गया? 100। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है? 150। तो इसका तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 200 और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है? 150। तो आप देखेंगे कि सीवी किसका कम है? सीवी जो बी वाला है वो कम है और ए वाले का जो सीवी है वो क्या है बेटा? ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है ये डेटा क्या है? मोर स्टेबल।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है ये क्या है, मोर स्टेबल। कीजिएगा नोट कीजिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड बातें भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड बातें भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जितने भी हम पढ़ के आए, चाहे रेंज पढ़ के आए हो, चाहे हमने चतुर्थक विचलन पढ़ा हो, चाहे हमने प्रमाप विचलन पढ़ा हो या माध्य विचलन, ये सारे के सारे में रिजल्ट हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। रिजल्ट हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव। मतलब ये कौन से मान कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं निरपेक्ष। इन्हें क्या कहते हैं, निरपेक्ष माप कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। तो ये नोट करने के बाद एक पॉइंट लिखिएगा, ये नोट करने के बाद एक पॉइंट लिखिएगा। एक पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिएगा कि रेंज या प्रास, क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन, या मीन डेविएशन या माध्य विचलन, और स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन। लिखो, प्रास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन तथा प्रमाप विचलन निरपेक्ष माप है, और एब्सोल्यूट मेजर। ये क्या होते हैं भाई, निरपेक्ष माप होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष माप, या क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर। इन्हें अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष माप, या क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट मेजर। इन्हें हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर। ये जो चारों हम पढ़ के आए, ये चारों के चारों क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है, या क्या है आपके पास, निरपेक्ष माप है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके बोर्ड में पूछा गया है कंप्यूटर के एग्जाम में, उसमें क्या करेगा, अभी बात कर रहे हैं किस पे, विचरण गुणांक पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या हुआ आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में अगले ने क्या दिया कि एक एक्स बार की वैल्यू दे दी। कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया आपके, एक एक्स बार की वैल्यू दे दी कोई भी, कि मान लो एक्स बार की वैल्यू सर है 20, और एक आपको दे दिया सिग्मा स्क्वायर मान लो आपको दे दिया कोई 64, ऐसे दे दिया, और आपसे क्या पूछा है, CV पूछा है। तो वहाँ जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, वहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ के आए अभी पीछे अपन, सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन कितना, एक्स बार। तो आपको CV जब ज्ञात करें तो सिग्मा अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, और इनटू कितना होता है, 100, यही वैल्यू होती है। अब इसमें वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की दे रखी है, तो जल्दी में वहाँ 64 नहीं रखना है, 64 किसका स्क्वायर है वो वैल्यू रखनी है, तो 8 आएगा, सिग्मा का अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर का। सिग्मा चाहिए तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 8, यहाँ देखें तो 20 हो गया, और इनटू कितना हो गया, 100, यही हुआ आपके पास। अब यहाँ से देखें तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 80/2, तो ये कितना रिजल्ट हो गया आपके पास 40। रिजल्ट कितना हो गया आपके पास 40, रिजल्ट कितना हुआ आपके पास 40। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर है, तो कोई भी एक वैल्यू देके आपसे क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर बात यहां तक। इसके बाद बात आती है कि सर हमने 4 तो पढ़ तो लिए, हमने क्या पढ़ लिए, चारों पढ़ तो लिए, लेकिन क्या इन चारों में भी कोई संबंध है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, इनमें कोई रिलेशन है क्या, रेंज आपस में कोई संबंध है क्या। तो देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यहाँ से हेडिंग लगाइएगा, प्रास या रेंज, कॉमा क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन। फिर हमने क्या पढ़ा, माध्य विचलन, फिर हमने क्या पढ़ा, माध्य विचलन या मीन डेविएशन, माध्य विचलन या मीन डेविएशन। और फिर हमने पढ़ लिया प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रमाप विचलन या क्या पढ़ा अपन ने, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 पढ़े अपन ने। इन चारों में क्या देखेंगे, अब इन चारों में हम क्या देखेंगे, संबंध या रिलेशन, विचलन में संबंध। क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेशन बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर है बात यहाँ तक? हेडिंग लगा ली सबने। अब देखो इनमें क्या रिलेशन होती है, बताइएगा किसी को कुछ पता हो तो कि क्या रिलेशन होती है अभी इनके अंदर। ये रेंज हो गई आपके पास, ये रेंज हो गई, ये क्या हो गया आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन, ये हो गया आपके पास मीन डेविएशन, और ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए इनमें कोई क्या रिलेशन होती है क्या, कोई बताइएगा। तो पहली रिलेशन होती है क्यूडी और एसडी की बात कर लेते हैं। क्यूडी इक्वल टू होता है 2/3 एसडी, क्यूडी इक्वल टू होता है 2/3 या 2/3 ऑफ एसडी, ये याद रखना भी। क्यूडी इक्वल टू होता है आपके पास, क्यूडी इक्वल टू आपके पास होता है 2/3 एसडी, क्यूडी इक्वल टू होता है 2/3 एसडी, ठीक है। फिर बोले सर एमडी, एमडी होता है 4/5 ऑफ एसडी। एमडी जो होता है वो कितना होता है 4/5, 4/5। एमडी जो होगा वो होता है आपके पास 4/5 ऑफ एसडी, 4/5 ऑफ किसका होगा एसडी का, 4/5 किसका होगा एसडी का। नोट करते जाइएगा साथ साथ। एक रिलेशन और होती है, एक रिलेशन और होती है 6QD 5MD 4SD, ये बराबर होते हैं 6QD। एक रिलेशन और होती है 6QD 5MD इक्वल टू 4SD। एक रिलेशन और होती है 6QD इक्वल टू 5MD। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इनको याद रखनी है बस, इनको क्या करना आपको याद रखना है। एक रिलेशन और बात करें, अगर एक रिलेशन और बात करें तो एक रिलेशन और होती है, अभी तक रेंज की बात नहीं हुई, अभी तक किसकी बात नहीं हुई रेंज की, अभी तक रेंज की बात नहीं हुई। तो रेंज होता है आपके पास 6SD, रेंज होता है आपके पास, रेंज होता है 6SD। रेंज जो होगा आपके पास क्या होगा 6SD 9QD और 15/2 15/2 MD, 15/2 क्या होगा आपके पास MD, 15/2 क्या होगा आपके पास MD होगा, 15/2 क्या होगा MD। तो ये रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए, QD इक्वल टू 2/3 SD, QD इक्वल टू कितना होगा 2/3 SD, MD इक्वल टू कितना होगा 4/5 SD, 6QD बराबर होगा 5 MD इक्वल टू 4 SD। रेंज होगी 6SD 9QD इक्वल टू 15/2 क्या होगा आपके पास MD, 15/2 क्या होगा आपके पास MD। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा, एक वैल्यू देगा, अगले की वैल्यू आपसे पूछेगा एग्जाम में। रिलेशन डायरेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब जैसे मान लो आपको दे दे एसडी सपोज करो आपको दे दिया कोई क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में दे दिया कि सर एसडी इक्वल टू 5 और एक पढ़ के आए थे इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR पूछ ले, मान लो आपसे क्या पूछ ले IQR। एसडी कितना दिया हुआ है 5 और क्या पूछे आपसे IQR पूछ ले, क्या पूछे भैया आपसे IQR। तो बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या वैल्यू होगी। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए अपन कि QD निकाल लेते हैं, QD से IQR पे चले जाएंगे। तो QD इक्वल टू 2/3 SD, QD इक्वल टू कितना हो गया 2/3 SD। तो QD इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है सर 2/3 SD, तो ये हो गया 2/3 SD। तो ये वैल्यू हो गई QD इक्वल टू SD की वैल्यू कितनी है 5, तो 2/3 गुणा 5 मतलब कितना हो गया 10/3। अब पीछे हम एक रिलेशन पढ़ के आए थे QD और किसमें IQR में। IQR जो होता है वो QD का क्या होता है डबल होता है, IQR जो होता है वो QD का क्या होता है डबल। ये रिलेशन काम में ले आएगी। हम देखो क्या पूछा, QD नहीं पूछा सर IQR पूछा है। तो ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं कि IQR इक्वल टू कितना होता है 2QD। तो अब IQR अगर पूछा गया है क्वेश्चन में तो IQR इक्वल टू 2QD का मतलब 10/3, तो ये कितना हो गया आपके पास 20/3। ये कितना हो गया आपके पास 20/3, कीजिएगा नोट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है ही आपके पास, रिलेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
अब देखो एक विचरण गुणांक हम पढ़ के आए, विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब क्या सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे दो शब्द होते हैं अपने पास, एक तो होता है सर पैमाने में परिवर्तन और एक क्या होता है मूल बिंदु में परिवर्तन। तो क्या विचरण गुणांक किसी से प्रभावित होता है क्या? तो विचरण गुणांक का ऐसा होता है बेटा कि पैमाने में परिवर्तन, चेंज इन स्केल से तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मूल बिंदु में परिवर्तन करते हैं तो विचरण गुणांक प्रभावित होता है। तो नीचे इस क्वेश्चन के बाद में नोट लगा के लिखिएगा, नीचे नोट लगा के लिखिएगा कि विचरण गुणांक मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है। विचरण गुणांक मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है। विचरण गुणांक मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है। विचरण गुणांक मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है, परंतु मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है, परंतु पैमाने में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु पैमाने में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु पैमाने में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु पैमाने में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर भी कि अगर ओरिजिन में चेंज होगा तो इस पे प्रभाव पड़ेगा, और अगर स्केल में चेंज होता है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्केल में चेंज होगा तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर यहाँ तक? तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको आगे आता है, जैसे कहते हैं अपन अभी तो किसकी बात करी, पहले तो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पढ़ा। इसके बाद अभी अपने चारों पढ़ लिए कौन से, अपकिरण के माप। मेजर ऑफ क्या पढ़ लिए, डिस्पर्जन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बाद आती है आपके पास एक शब्द अपन लिखा था शुरुआत में, जिसे हम लोग कहते हैं विषमता या क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमता या स्क्यूनेस। तो हेडिंग लगाइएगा विषमता या जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। विषमता है जिसे हम क्या कहेंगे, स्क्यूनेस। विषमता है किसकी बात हो रही है आपके पास, स्क्यूनेस की। अब बताइए विषमता स्क्यूनेस का मतलब होता क्या है, बेसिक मीनिंग बताइए कि विषमता स्क्यूनेस का मतलब क्या है। ये जो विषमता स्क्यूनेस वर्ड है ये बताता है कि जो आपको डेटा दिया गया है क्या वो डेटा सममित या सिमेट्रिक है या नहीं है। सममित या सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक बार डेटा बढ़ता है, बढ़ने के बाद वापस डेटा कम हो जाता है। ऐसी स्थिति का डेटा क्या कहलाता है, ऐसी स्थिति का डेटा क्या कहलाता है, सममित डेटा कहलाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डेटा। अब ये बताता है कि आपके आंकड़े कितने सममित या सिमेट्रिक हैं कि नहीं है। आपके आंकड़े या जो डेटा है वो क्या सममित या सिमेट्रिक हैं या असममित या एसिमेट्रिक है, तो ये आपको ये बताएगा। तो इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं, परिभाषा में लिखिएगा, डेफिनेशन के रूप में लिखिएगा, विषमता आंकड़ों के सम्मित होने या न होने, विषमता आंकड़ों के सम्मित होने या न होने का बोध कराती है। विषमता आंकड़ों के सम्मित होने या नहीं होने का ज्ञान या बोध कराती है। कि जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस gives us idea about the symmetry of data, कि डेटा की सिमेट्री के बारे में जो आइडिया देता है, जो बोध कराता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विषमता या क्या कहेंगे, स्क्यूनेस कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर भी बात, एक शब्द लिखा अपन ने सम्मित और क्या लिखा है, असम्मित। तो बात कर लेते हैं दोनों पे। तो एक वर्ड आता है अपने पास कौन सा, सम्मित या सिमेट्रिक। कौन सा वर्ड आता है आपके पास, सम्मित या सिमेट्रिक। तो लिखिएगा सम्मित या सिमेट्रिक लिखिएगा। सम्मित या जिसे हम क्या कहते हैं, सम्मितता कह दो चाहे सिमेट्रिक कह दो, क्या कहेंगे इसे, सम्मितता या क्या कहेंगे बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डेटा अपन ने बात की थी पीछे भी कि एक बार डेटा बढ़ना चाहिए सर, एक बार डेटा क्या हो, बढ़ता हो, कि भाई ऐसा डेटा हो आपके पास, देखो इस तरीके से कहें कि एक बार डेटा बढ़ रहा है, बढ़ के गया ऊपर, फिर डेटा वापस से कहाँ आ गया, नीचे।
तो ये डेटा जिसमें एक ही टॉप पॉइंट आ रहा हो तो ये डेटा कौन सा कहलाता है आपके पास? सममित डेटा। इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डेटा। जब डेटा सममित होता है, जब डेटा सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक डेटा के लिए क्या होता है? जब डेटा सममिति हो गया तो बताओ उसमें कोई विषमता रही क्या? तो सममित डेटा में विषमता है, स्क्यूनेस कितनी होती है? 0। सममित डेटा की विषमता है, स्क्यूनेस कितनी होती है बेटा? 0 होती है। सममित डेटा की विषमता है, स्क्यूनेस कितनी होती है आपके पास? 0। ठीक है। जब डेटा सममित होता है तो उस स्थिति में मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं। अभी किस पे बात कर रहा हूँ? सममित में। जब डेटा सममित होगा तो उस स्थिति में मीन, मीडियन, उस स्थिति में मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और क्या होगा आपके पास? बहुलक, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मीन, मीडियन, मोड क्या होंगे आपके पास? इक्वल। इसका जो वक्र देख रहे हो आप, जो डेटा सममित है ऊपर गया फिर वापस से कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो ये आपको दिख रहा होगा कैसी आकृति है? घंटी जैसी। अरे भाई कैसी आकृति दिख रही है? घंटी जैसी। तो सममित जो डेटा होता है उसका वक्र, इसका वक्र या जो कर्व होता है या जो आपको दिख रहा है, इसका वक्र या जो कर्व होगा, इसका वक्र या कर्व घंटी नुमा या बेल शेप्ड होता है। इसका वक्र या जो कर्व होता है वो घंटी नुमा या क्या होता है आपके पास? बेल शेप्ड। इसका जो वक्र या जो कर्व होगा वो क्या होता है? घंटी नुमा या क्या होता है? बेल शेप्ड। इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा? घंटी नुमा या क्या होगा आपके पास? बेल शेप्ड होगा। तो जब भी सिमेट्रिक डेटा आएगा आप लोगों के पास, जब भी सिमेट्रिक डेटा होगा तो उसमें क्या होगा? x बार इक्वल टू m और इक्वल टू कितना होगा? z। तो ये भी बना लो और ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा और ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। फिर अपन बात करते हैं असममित डेटा पर। फिर अपन किस पे बात करते हैं? असममित डेटा पर। क्लियर? यहाँ तक लिख लिया सबने? अब किसकी बात होती है? असममित की। किसकी बात होती है? असममित की बात होती है। तो असममित की जब बात होगी तो देखो क्या होगा। अब किसकी बात हो रही है? असममित की। असममित, असममित, असममित आंकड़े या एसिमेट्रिक डेटा। असममित आंकड़े या आंकड़ा या डेटा कह दो, असममित डेटा, या इसे अपन क्या कह सकते हैं? एसिमेट्रिक डेटा। असममित या इसे हम क्या कह सकते हैं? एसिमेट्रिक डेटा। क्या कहेंगे बेटा? इसे एसिमेट्रिक डेटा कहेंगे। अब सर एसिमेट्रिक डेटा क्या होता है? पहली बात, एसिमेट्रिक डेटा क्या होता है? तो एसिमेट्रिक डेटा को भी अलग अलग भागों में बांट रखा है। एक होती है धनात्मक विषमता। एक कौन सी होती है आपके पास? धनात्मक विषमता। एक क्या होती है आपके पास? धनात्मक विषमता। पॉजिटिव या पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिवली स्क्यूड, धनात्मक विषमता एक होती है आपके पास धनात्मक विषमता, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्क्यूनेस। जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्क्यूनेस, धनात्मक विषमता। हेडिंग लगाइएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस या जिसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक विषमता। पॉजिटिव स्क्यूनेस या जिसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक विषमता। अब देखो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है आपके पास? पॉजिटिव स्क्यूनेस में अगर इसके वक्र की बात करें, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा होता है इसका? पॉजिटिव स्क्यूनेस के अगर ग्राफ की बात करें तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आता है आपको, कुछ ऐसा ग्राफ नज़र आता है। या आप थोड़ा सा और खड़ा बना लेते हैं इसको। ये ग्राफ किसका है? पॉजिटिव स्क्यूनेस का। ये ग्राफ किसका है? अभी पॉजिटिव स्क्यूनेस का। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा सर? पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा? ये होता है आपके पास z, ये क्या बताता है? z को, ये m को, और ये क्या बताता है? x बार को।
अब आगे कौन चला गया सर, पहले z मतलब छोटा, फिर m मतलब थोड़ा बड़ा, फिर कौन हो गया x बार। तो जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है तो x बार सबसे बड़ा होता है सर, x बार सबसे बड़ा, फिर उसके बाद आता है m का नंबर, और m के बाद किसका नंबर आता है, z का। पहले नंबर किसका आता है, x बार का। भाई पहले वाले में तो तीनों क्या थे, पहले वाले में तो तीनों क्या थे, बराबर या इक्वल थे। पहले वाले में तो तीनों क्या थे, बराबर या इक्वल थे। और इस वाले में क्या होगा आपके पास कि इस तरीके का तो इसका ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ में हम देख रहे हैं इसकी जो टेल होती है, टेल का मतलब पूंछ ग्राफ की, तो इसकी जो टेल हुई ग्राफ की, ग्राफ गया तो इसकी टेल जो पूंछ का हिस्सा इसे कहते हो आप, वो कौन सी साइड में होता है, राइट साइड में। इसकी जो टेल होती है वो कौन सी साइड में होती है, राइट साइड में। तो बना लीजिएगा ग्राफ भी और लिख लीजिएगा इनको। इसकी जो टेल होगी वो कौन सी साइड में होगी, राइट साइड में। इसकी जो टेल होती है, इसका पिछला हिस्सा ऐसे कह सकते हैं, इसकी पूंछ कहाँ होगी, राइट साइड में। कौन सी साइड में होगी, राइट साइड में, दाईं साइड में। राइट साइड या मतलब कौन सी साइड होगी, दाईं साइड में, दाईं साइड में होगी आपके पास। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि धनात्मक विषमता, पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए जो कथन सत्य है, धनात्मक विषमता या पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए जो कथन सत्य है, फिर उसमें ये 4 बातें दे देगा। कभी इसको छोटा कर देगा, इसको बड़ा कर देगा, इस तरीके से लेस देन ग्रेटर देन के निशान लगा के आपसे एक जगह इक्वल टू का निशान लगा देगा। तो इस तरीके से आपको पूछेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद बात आती है नेगेटिव स्क्यूनेस की, रिलेशन इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद बात आती है नेगेटिव, ऋणात्मक विषमता। पहले बोर्ड पे देखो फिर नोट करेंगे। ऋणात्मक विषमता या जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। ऋणात्मक विषमता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। ऋणात्मक विषमता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। ऋणात्मक विषमता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस की अगर बात करें तो नेगेटिव स्क्यूनेस इधर से बना लो, कुछ ऐसा दिखता आपको इस तरीके का। ये जो दिख रहा है आपको ये किसका है, नेगेटिव स्क्यूनेस का है, नेगेटिव स्क्यूनेस का। इसमें उल्टा होता है, सबसे पहले वैल्यू किसकी आ जाती है सर, एक्स बार की वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले वैल्यू किसकी, एक्स बार की, फिर वैल्यू किसकी आती है, एम की, और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, जेड की। इसमें उल्टा होगा, इसमें सर एक्स बार छोटा होगा, फिर एम बड़ा होगा, फिर कौन आता है नंबर किसका, जेड का। फिर नंबर किसका आता है अभी, जेड का। फिर नंबर किसका आता है, जेड का। इसकी जो पूंछ होगी, जो टेल होगी, वो कौन सी साइड में होगी, राइट साइड में। इसकी जो पूंछ होगी या जो टेल है, इसकी जो टेल है आपके पास, इसकी जो टेल है वो कौन सी साइड में होगी, लेफ्ट साइड में। राइट में तो उसकी थी, ये कौन साइड, ये राइट, और ये क्या हो गया आपके पास, लेफ्ट। तो ये कौन सी साइड में होगी बेटा, लेफ्ट साइड में। ये कौन सी साइड में होगी आपके पास, लेफ्ट साइड में। लिखिएगा, बना लीजिएगा। हुआ नोट यहां तक सबका, यहां तक हुआ नोट सबका। अब देखिएगा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां हम बात किसकी कर रहे हैं भी, यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, देखिएगा। यहां हमने बात की विषमता की। विषमता का मतलब कि डेटा में कितनी विषमता, सिमेट्रिक डेटा है कि भाई सीरियसली बढ़ रहा है फिर कम हो जाता है डेटा, या कभी डेटा अचानक से ही कम, अचानक से ही ज़्यादा, या शुरू में बहुत ज़्यादा डेटा फिर वैल्यू गिर जाए। तो ये कौन सी स्थिति है, असममित की स्थिति है। ये स्थिति कौन सी है, असममित या किसकी स्थिति है, एसिमेट्रिक डेटा की स्थिति है। ये स्थिति किसकी है, असममित या किसकी स्थिति है, एसिमेट्रिक डेटा की। तो विषमता देखने के लिए डेटा क्या देखा जाता है, सममितता और असममितता, सिमेट्रिक और कितना देखा जाता है, एसिमेट्रिक, ठीक है। हुआ नोट सबका क्लियर है, यहां तक हो गया नोट सबका क्लियर है भी बात। अब देखो अपने पास क्या आते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरीके का पूछता है। देखो कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा
कि धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा पूछ लेगा कि धनात्मक विषमता के लिए, इस तरह के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन कि धनात्मक विषमता के लिए सही संबंध है, धनात्मक विषमता के लिए सही संबंध है कि करेक्ट रिलेशन कौन सी है, करेक्ट रिलेशन कौन सी है। धनात्मक विषमता के लिए सही संबंध या किसकी बात हो रही है कि करेक्ट रिलेशन कौन सी है, धनात्मक विषमता के लिए करेक्ट रिलेशन कौन सी है। तो देखो करेक्ट रिलेशन की बात करें तो फिर आपको रिलेशन देगा, धनात्मक में इस तरीके से दे देगा कि जो माध्य है या समांतर माध्य, इस तरीके से लिख देगा कि माध्य बड़ा होगा किससे, माध्य किससे बड़ा होगा, माध्यिका से, माध्य किससे बड़ा होगा, माध्यिका से। दूसरे रिलेशन दे देगी माध्य बराबर क्या होगा, माध्यिका, माध्य इक्वल टू क्या होगा, माध्यिका। इस तरीके से बात कर लेगा, माध्य इक्वल टू क्या होगा आपके पास, माध्यिका। या आपको कह देगा कि माध्य छोटा होता है सर, माध्य छोटा होता है और माध्यिका क्या होती है, बड़ी होती है, माध्य छोटा होता है और माध्यिका क्या होती है, बड़ी। या फिर नन ऑफ दीज दे सकता है, कोई भी इनमें से कोई नहीं है। इस तरीके से वो आपको क्या देगा, रिलेशन। अब जब अगर आप धनात्मक की बात करें तो रिलेशन एग्जाम में पूछे भी गए सवाल तो इस तरीके से पूछेगा। अब धनात्मक अगर आपने पढ़ा है तो धनात्मक हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा पीछे कि धनात्मक जब विषमता की बात होती है तो क्या होता है, माध्य बड़ा होता है, मीडियन फिर उससे छोटा और सबसे छोटा कौन होता है, बहुलक होता है। तो कौन से रिलेशन पे जाना चाहिए, कौन से रिलेशन पे जाना चाहिए, कौन सी रिलेशन पे जा सकते हैं अपन, पहली रिलेशन पे अपन जा सकते हैं। तो कौन सी पे जा सकते हैं अपन, पहली रिलेशन पे अपन जा सकते हैं। कीजिएगा नोट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्लियर है बात यहाँ तक सबके, कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी बताइएगा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को बताइएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो बताइएगा। हुआ नोट सबका। इसके बाद देखो एक रिजल्ट और है जो इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम्स में पूछता है, एग्जाम्स में पूछता है, क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, चाहे क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिएगा। पीछे आधे रिजल्ट पे तो अपन बात कर चुके थे कि n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। मैंने बताया था कितना होता है, n+1/2 होता है। अब एक नया शब्द पढ़ लिया हमने, एक वेरिएंस पढ़ा है। तो वेरिएंस कितना होता है, n प्राकृत संख्याओं का या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वेरिएंस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, वेरिएंस की। देखो ये तो हम पढ़ चुके पीछे कि समांतर माध्य, पूरा लिख लीजिएगा कि n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, n प्राकृत संख्याओं का किसकी बात हो रही है, समांतर माध्य। और एक आपसे पूछ रहा हूं प्रसरण या वेरिएंस क्या होगा, और प्रसरण या वेरिएंस, प्रसरण या वेरिएंस क्या होगा बताइएगा थोड़ा बहुत सोच के। प्रसरण या वेरिएंस से क्या होगा, प्रसरण या वेरिएंस से क्या होगा। अब देखो उस दिन कहा था कि भाई समांतर माध्य तो सर कैसे निकलेगा, समांतर माध्य तो कैसे निकाला था, याद करो भाई। समांतर माध्य तो ऐसे ही याद करते हैं कि 1+2 ऐसे किया था x बार इक्वल टू 1+2+3+ एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक। कितनी संख्या है तो सर किससे डिवाइड किया था, n से। कितनी संख्या है n, तो किससे डिवाइड कर लिया, n से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n+1 अपॉन कितना होता है 2, और डिवाइड किससे किया अपन ने, n से। तो n से n क्या हो जाता है, कैंसिल। तो रिजल्ट आता है आपके पास n+1 बटे कितना आता है, 2। रिजल्ट कितना आता है आपके पास, n+1 बटे कितना आता है, 2। अब सर वेरिएंस कैसे ज्ञात करें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है अपने पास, वेरिएंस का अपने पास फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। उससे अगर कैलकुलेट करते हो तो ये वहाँ एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना आपको, वेरिएंस वाला।
वेरिएंस जब पूछे या प्रसरण जब पूछे तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और रिजल्ट होता है बेटा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना होगा 12। रिजल्ट होता है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना होगा आपके पास 12। एन स्क्वायर माइनस वन और अपॉन कितना होगा आपके पास 12 होगा। ठीक है, अब कैसे आया सर ये? वही फॉर्मूला आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ना अपने पास वेरिएंस का। क्या फॉर्मूला था बताइएगा? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और नीचे कितना था आपके पास 1 अपॉन है, यही तो है अपने पास। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरिएंस। तो वेरिएंस आपको याद होना चाहिए, प्रसरण कितना होगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, और एन प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा एन प्लस 1 अपॉन कितना होगा 2। इसके साथ साथ मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको, कौन कौन से? स्क्वायर जोड़ने के, क्यूब जोड़ने के, याद होंगे सबके। स्क्वायर के, क्यूब के फॉर्मूले बताए थे, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं उन फॉर्मूलों को। अगर ऐसा हो आपके पास, ये तो किसका है? ये ऊपर योग योग का फॉर्मूला है। कहीं आपसे पूछे कि योग कितना होगा तो ऐड योग तो ये होता है, लेकिन जब समांतर माध्य पूछते हैं तो योग में किसका भाग देते हैं? एन का भाग देते हैं। वैसे ही बात यहाँ है आपके पास। ये भी बताया था आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और कितना होता है सर एन स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बनता है? एन इंटू एन प्लस 1, और क्या बताया था इसका टोटल का 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6। ये योग का बता रहा हूँ। अब इसका समांतर माध्य करना हो तो भाग दे दो नीचे, कितनी संख्या n, तो n का भाग लग जाएगा। ऐसे एक ये बताया था आपको 1 की क्यूब प्लस कितना लिखा था बेटा 2 की क्यूब प्लस एंड सो ऑन क्या लिखा था n क्यूब। तो क्या रिजल्ट बना था? n इंटू एन प्लस 1 मैंने कहा था, और बटे 2, इसका क्या कर दो पूरे का वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दें, तो ये हो गया n प्लस 1 बटे कितना होगा 2। n प्लस 1 बटे कितना होगा आपके पास 2। क्लियर यहां तक? तो ये सारी बातें हमने इस क्लास में डिस्कस करी कि विषमता क्या होगी सर, विषमता कैसे कैसे देखी जाती है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज और हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन मीडियन मोड की सहायता से, वो सारी चीज़ें अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जितना अपन ने पढ़ा है उसको पूरे को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और इसी के साथ आपके लिए उत्कर्ष लेके आया है इस दिवाली के महापर्व पर, दीपावली महाधमाका 10 नवंबर से 15 नवंबर तक उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पे 90% की छूट मिलेगी। इसके साथ साथ धमाके के बाद भी आपको बोनस और मिलेगा। बोनस में क्या मिलेगा आपको? 90% की छूट तो है ही है आपके साथ। जिस भी कोर्स में आप इनरोल होते हैं उसकी आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, और उसके साथ साथ उसकी 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। तो चूकिएगा मत इस मौके को, और जुड़िएगा उत्कर्ष के साथ और अपने सपनों को 4 चांद लगाइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।